frequency of pure round seeded pea plant in F2 generation of a typical dihybrid cross। अब बच्चों देखिए कहा जा रहा है प्योर लाइन और कैसा होना चाहिए, राउंड सीडेड, यानी कैपिटल आर होना चाहिए। सिर्फ ये बात बताई गई है, इसके आगे क्या होना चाहिए नहीं बताया गया। तो इसके आगे जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब हमको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसके आगे क्या हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल और स्मॉल वाई हो सकता है। तो कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/4। इसी तरह यहाँ पर 1/4, कैपिटल वाई स्मॉल वाई की 2/4, स्मॉल वाई की 1/4। तो अब आप निकाल सकते हैं, आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो ये 1/4 ये 1/4 कितना हुआ 1/16, फिर ये 1/4 और 2/4 कितना हुआ 2/16, और फिर ये 1/4 और 1/4 कितना हुआ 1/16। तो ये 4/16 हो गया, यानी कि 25% इसका आंसर होगा बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं, इसलिए मैं बच्चों इन क्वेश्चंस की एक हल्की सी हिंट आपको दे रहा हूं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको जो क्लास नोट्स दिए गए हैं वहाँ पर आप उनको ज़रूर रेफ़र करें और आपको एक स्लाइट हिंट दी जा रही है ताकि आप क्वेश्चंस को कैच कर पाएँ। 122 इस पेडिग्री को सॉल्व करना है बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको सारा इनहेरिटेंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 बाय 1 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को चेक करिए कि क्या वो स्टेटमेंट्स यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। तो देखिए, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कैसा कैरेक्टर है, कैसा ट्रेट है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो क्या एक्स लिंक्ड रेसेसिव में बच्चों एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या ऐसा पॉसिबल है, आपको बताया था एक्स लिंक्ड रेसेसिव में ऐसा डॉटर और फादर का पेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये डॉटर अफेक्टेड है तो इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड होने चाहिए, और एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आना चाहिए, फादर से आना चाहिए। तो अगर उस केस में फादर को XY होना चाहिए था तो फादर अफेक्टेड होना चाहिए था। तो ये क्लास में आपको बताया है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज में ऐसा एक हेल्दी फादर और अफेक्टेड डॉटर का पेयर नहीं हो सकता, यानी पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इट शोज इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है। हाँ, मान लिया मदर के पास एक कोई डोमिनेंट अलील था एक्स क्रोमोसोम पर, और वो जिस को भी मिला है, इस डॉटर को मिला है, इस सन को मिला है, इस सन से फिर देखिए केवल डॉटर्स में गया है, इस सन से इन सन्स में नहीं आया है, क्योंकि मेल टू मेल तो वाई क्रोमोसोम जाता है। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। फीमेल पेरेंट फर्स्ट जनरेशन में होमोजाइगस है क्या डोमिनेंट म्यूटेशन के लिए? अगर ये फीमेल पेरेंट होमोजाइगस होती फॉर डोमिनेंट म्यूटेशन तो सारे बच्चे अफेक्टेड होने चाहिए थे, क्योंकि हर बच्चा एक एम अलील तो मदर से इनहेरिट करेगा ही, लेकिन सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं हैं। ये हेल्दी है डॉटर, ये डॉटर हेल्दी है, ये भी डॉटर हेल्दी है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। वन 123 को देखते हैं। द फैक्ट दैट मेंडेलियन फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ये फैक्टर्स क्रोमोसोम पर होते हैं। मेंडेलियन फैक्टर को आज हम किस नाम से जानते हैं? जीन्स, और जीन्स क्रोमोसोम पर होते हैं। इस बात को प्रपोज किसने किया था? सर्टन एंड बॉवेरी ने। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यही कहती है, लेकिन इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मॉर्गन ने। हमने पढ़ा है क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मॉर्गन ने दिया था।
124 करेक्ट स्टेटमेंट बताना है लिंकेज के हिसाब से। तो कोई कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स हैं तो क्या उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा? हम कह देते हैं 0% क्रॉसिंग ओवर, यानी फोर्थ स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। लिंक्ड जीन्स सेम क्रोमोसोम पर होंगे। लिंक्ड जीन्स अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली नहीं, अगर वो लिंक्ड है तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट नहीं दिख सकता है। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स बिल्कुल पास पास होंगे, फार अवे नहीं होंगे। 125 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, गैमेट्स ऑन सेम क्रोमोसोम में और मे नॉट अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ये बात सही है, अगर दूर दूर हैं क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाने से इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिख जाएगा, और पास पास हैं तो लिंक्ड रहेंगे, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट नहीं मिल सकता है। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इज हायर, नहीं, रिकॉम्बिनेंट तो कम होते हैं, पेरेंटल ज़्यादा होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज नॉट कोरिलेटेड विद डिस्टेंस बिटवीन जीन, नहीं, कोरिलेट कर सकते हैं, इसीलिए तो स्टर्ट-वार्ड ने क्रोमोसोमल मैप बनाया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, ए इज ट्रू, बी एंड सी आर फॉल्स। 126 पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमंस में ट्रेट को स्टडी करने के लिए की जाती है, सही बात है। और पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर पी प्लांट की तरह कंट्रोल क्रॉसेस नहीं कर सकते, किसी का भी किसी से क्रॉस नहीं किया जा सकता जैसे पी में, ड्रोसोफिला में करते थे। तो रीज़न तो एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कह रहा है कंट्रोल क्रॉसेस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन पी, नहीं कर सकते हैं। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 127 फॉर्मूला बेस्ड है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है। स्किन कलर क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और यहाँ पर 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन यूज होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बताया गया है। नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या होता है? नंबर ऑफ फिनोटाइप 2n+1। तो n क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉलीजीन। स्किन कलर में 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स यानी कितने फिनोटाइप हुए? 7, और जीनोटाइप का फॉर्मूला बताया है 3 का पावर n यानी कि 27। तो 27 और 7 का सम पूछा जा रहा है, यानी 34। 128 मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन किस वजह से होता है? तो लिंकेज की बात मेंडल ने बताई थी क्या? नहीं। क्रॉसिंग ओवर मेंडल ने बताया था क्या? म्यूटेशंस की बात नहीं। मेंडल ने जो रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था वो किस वजह से आता था? इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। 129 मल्टीपल अलील के लिए क्या सही नहीं है? ये मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं? नहीं, ये बात सही नहीं है। एक बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप O है, उसके पेरेंट्स क्या नहीं हो सकते? उसमें से एक पेरेंट AB तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बच्चे का O ब्लड ग्रुप है तो उसको एक I अलील मदर से चाहिए, एक I अलील फादर से चाहिए। और अगर कोई एक पेरेंट कैपिटल A कैपिटल B है, यानी उसके पास स्मॉल I अलील तो है ही नहीं, IA IB अलील है केवल, तो इसका आंसर थर्ड होगा। 131 ये भी NCERT की लाइन से दोनों स्टेटमेंट लिए गए हैं। लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ DNA रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम। हाँ, ये बात तो सही है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक DNA हेलिक्स कॉन्टिन्यूसली रन कर रहा होता है फ्रॉम वन इनटू अदर इन ईच क्रोमैटिड। और ये आपको पढ़ाया भी गया है कि G1 फेज में कोई क्रोमोसोम है तो एक धागा होता है, S फेज में ये धागे रेप्लिकेट होकर डबल हो जाते हैं, और फिर ये धागे जब कंडेंस होते हैं तो डिवीजन के टाइम ये एक क्रोमोसोम बन जाता है, ये एक धागा और ये दूसरा धागा। तो दोनों बातें भी सही हैं, और ये एक क्रोमैटिड में एक DNA मॉलिक्यूल रन कर रहा है, इसलिए कुछ लॉस या गेन होगा तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोनों बातें भी सही हैं, और करेक्ट रीज़न है। NCERT की लाइन पर ध्यान दीजिएगा। 132 ये दोनों स्टेटमेंट ये NCERT से लिए गए हैं, और आपको याद करना है कि अल्फ़ा थैलेसीमिया के जीन क्रोमोसोम 16 पर होते हैं, HbA1 और 2, और बीटा थैलेसीमिया का जीन HBB है 11 पर। 133 ब्लड ग्रुपिंग किसका किसका एग्जाम्पल है? आपको बताया मल्टीपल एलिलिज्म, को डोमिनेंस और ट्रू डोमिनेंस भी कह सकते हैं। फिर मैच करना है, इसको क्लाइनफेल्टर को किसके साथ मैच करेंगे? NCERT के डायग्राम में दिखाया गया है, टॉल स्टेचर विथ फेमिनाइज्ड कैरेक्टर।
ओवरऑल डेवलपमेंट मैस्कुलिन होता है मगर फेमिनाइन कैरेक्टर होंगे। बी का थर्ड टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर हमने पढ़ा 45 होता है, एक्सो हो जाता है तो मोनोसोमी कहेंगे। फिर डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में एनसीईआरटी के डायग्राम में पढ़ा है, पाम क्रीज दिया हुआ है। और डी स्टडी ऑफ एनियोप्लॉइडी, ये भी एनसीईआरटी के डायग्राम में दिखाया गया है। डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप दिखाया गया है, क्रोमोसोम्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जहाँ क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, एनियोप्लॉइडी को स्टडी किया जा सकता है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैरियोटाइप कहलाता है। और एनसीईआरटी में ये डायग्राम में डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप दिखाया गया है। एनसीईआरटी के हर एक डायग्राम को ध्यान रखिएगा, इसलिए ये कैरियोटाइप वाली बात लिखी गई है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, डिसऑर्डर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सी और ई गलत है। सी क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि म्यूटेंट हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया में पॉलीमराइजेशन होके शेप ऑफ आरबीसी को डिस्टर्ब करता है क्या? नहीं, आरबीसी तो ये कहाँ शेप डिस्टर्ब होता है? सिकल सेल एनीमिया में। और थैलेसीमिया तो क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। और ई स्टेटमेंट क्यों गलत है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, इससे एनियोप्लॉइडी होती है क्या? नहीं, एनसीईआरटी कह रही है इससे पॉलीप्लॉइडी होती है। तो सी और ई गलत हैं और ए बी डी ये सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं। ये बी भी बताया गया है कि अगर कोई फादर कोई मेल हीमोफिलिक है तो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में अनवाइबल होता है। तो ए सही है, बी सही है और डी भी इस एनसीईआरटी की बात है, यानी सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। तो ये बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हमने डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगले टेस्ट में आपका बॉटनी का सिलेबस आपको पता है, सेकेंड चैप्टर होगा जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू सो मच बच्चों।